देखिए बहुत सारी गलतियां सामने आई हैं पेपर चेक करने में, और कमाल की बात यह है कि 20 में से 20 किसी भी बच्चे के नहीं है, जबकि आपको ध्यान हो तो एक पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने क्लास में बता दिया था मैथमेटिक्स का यूज करके कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। हम डिस्कस करते हैं, आप अपनी गलतियां देखिए कहाँ क्या कर रहे हैं। पहला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड अ डिस्टेंट लाइट सोर्स। ये सीबीएसई के ही मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए थे आए हुए। पॉइंट सोर्स से कैसा वेवफ्रंट बनता है? स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट। और डिस्टेंट लाइट सोर्स, दूर है, जो कैसा भी हो दूर है वो सोर्स। अमन चुप हो जाओ, दूर है वो सोर्स तो कैसा बनेगा? प्लेन, ओनली प्लेनर, ओनली प्लेनर। भाई ये यूं बताओ इस सवाल में एक नंबर, पूरा एक नंबर कौन कौन बच्चा लेके आए? कंप्लीट 1। ठीक है, अब आपने अमन इतना लिखा और भी पेजों में लिखा है, हाथ के लग रही थी, लेकिन ये लिखने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता। स्फीयर, प्लेन सीधा लिखना था, इसका मतलब ये आता ही नहीं था ये वाला सब। एक प्लेन ले गया ऊपर वाले को अपोजिट ले गया। कुछ बच्चे सुनो, आप में से कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं यार, मेरी समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख के आ रहे हैं असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये 2 बच्चों ने किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्या मतलब है? इसके नीचे है असर्शन रीजन, तो उसमें कहाँ आप असर्शन रीजन लिख के आ रहे हैं? ठीक है, सुनिए सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 असर्शन रीजन की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज बहुत से बच्चे गलत करके आ रहे हैं। सेकंड देखिए, असर्शन स्टेटमेंट दी है द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन वेवफ्रंट इज 0। क्या ये सही है कि नहीं? एक वेवफ्रंट पे कोई भी 2 पॉइंट होते हैं वो हमेशा सेम फेज में होते हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग टू अ बीम ऑफ पैरेलल रेज, अगर पैरेलल रे आती हैं तो वेवफ्रंट प्लेन्स होते हैं। पढ़ा है, पैरेलल रेज के वेवफ्रंट प्लेन्स ही होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन पैरेलल रे के वेवफ्रंट प्लेन होते हैं, इस वजह से वेवफ्रंट पे हर पॉइंट सेम फेज में होता है। आप मुझे इस बात का जवाब दो कि पैरेलल रे का वेवफ्रंट प्लेन होता है, क्या इस वजह से हम ये बोल पाते हैं कि वेवफ्रंट पे हर पार्टिकल सेम फेज में होता है? तो ये रीजन थोड़ी है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये रीजन नहीं। अब इस साल 12th बोर्ड ने ऐड कर दिया है असर्शन रीजन। ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी? जहां दोनों स्टेटमेंट सही होंगी। आपको रीजन आपको सही तो लगेगा, लेकिन ये पहचानना क्या इसकी वजह से वो है क्या, ये पहचानना होगा। तो इसका आंसर क्या आता? बी, सेकंड स्टेटमेंट बी। मैंने आपकी जो वो मार्क लिस्ट लगाई है उसमें पहला पेज लगा दिया जिसमें आंसर्स के साथ वहां पे। थर्ड, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट at a distance r from a source which produce cylindrical wavefront। पहले तो ये बताओ cylindrical wavefront point source produce करता है कि linear source? linear। point source की इंटेंसिटी चलती है 1/r² के हिसाब से, linear source की इंटेंसिटी चलती है 1/r के हिसाब से। तो क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है? समझ में आया कि नहीं? पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी चलती है 1/r² के हिसाब से, लाइन सोर्स की इंटेंसिटी कैसे चलती है? 1/r। इसी इंटेंसिटी को जैसे सन और अर्थ की मैं बात करूं तो एक सोलर कांस्टेंट टर्म कभी पढ़ी हो प्लस वन में, सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट सन की लाइट की इंटेंसिटी है अर्थ पे। एक बार देखो इधर सुनो, सन इतनी दूर है, सुनिए, सन इतनी दूर है हमसे कि हम उसे एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सन का मान लो, चलो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। सपोज सरफेस टेम्परेचर सन का है T, अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अंदर तो 10 की पावर 6-7 केल्विन के आसपास होता है, सरफेस पे बस थोड़ा ही होता है 6000 केल्विन। हालांकि हमारे लिए तो वो भी बहुत है, अरे 10⁻⁷ केल्विन के मुकाबले तो कम है ना, 6000 केल्विन के आसपास ये सरफेस का टेम्परेचर है। सुनो, सन लगभग एक ब्लैक बॉडी है या नहीं? आपको व्हाइट बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, जो जितना अच्छा रेडिएटर होता है उतना अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो ब्लैक बॉडी ही है, तो इसका जो एमिसिविटी होती है वो लगभग कितनी है? 1। यहां से जो एनर्जी पर सेकंड एमिट होती है उसको हम U से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला बताया जाता है
+1 क्लास में, E एमिसिविटी, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट नियरली 6 × 10⁻⁸, A इसका सरफेस एरिया, मान लो सन का रेडियस r है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr² इनटू सन की सरफेस का टेम्परेचर T है तो T⁴ ये तो है एनर्जी पर सेकंड, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब मान लो आप इस सन की वजह से अर्थ बहुत दूर है, अर्थ बहुत दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर अर्थ है, अर्थ की सन से एवरेज डिस्टेंस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत दूर है वो। तो सुनो, यहाँ इंटेंसिटी लिखनी हो, मैं इंटेंसिटी बता रहा हूँ कैसे वो इस पे डिपेंड करती है। यहाँ इंटेंसिटी कैसे लिखी जाती है, आप चारों तरफ जाएगी वेव तो आप एक स्मॉल r रेडियस का एक गोला बना दो, चारों तरफ जाएगी तो एक स्मॉल r रेडियस का मैंने गोला बना दिया। यही एनर्जी जो पर सेकंड यहाँ से चली है कितने एरिया में फैल गई है, ये पूरा एरिया कितना है 4πr²। तो जो इंटेंसिटी यहाँ होगी वो होगी U/4πr², ठीक है ना, यानी कि फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर लीनियर सोर्स होता तो उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही बनती, और वहां जो एरिया से हम डिवाइड करते हैं एरिया होता है 2πr × l, तो वहां r पे कैसे डिपेंड करती 1/r के अकॉर्डिंग। और ये अर्थ का जो इसे जो अर्थ के लिए जो बोलते हैं ना उसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, s से उसे डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू लगभग 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थ के लिए जो सोलर कांस्टेंट होता है 2, मैं जूल में नहीं कैलोरी में बता रहा हूं, सेकंड में नहीं मिनट में बता रहा हूं, और मीटर में नहीं सेंटीमीटर, लगभग इतना होता है सोलर कांस्टेंट। ये है थोड़ा सा यार, थोड़ा सा मैंने +1 की चीज यहाँ पे इंक्लूड करवा दी क्योंकि आगे आगे टेस्ट तो सारे ही देने होते हैं, ठीक है। और इस पे किस तरह से सवाल आ जाता है, केवल इतनी सी बात है, यूं आ जाए भाई मरकरी भी एक प्लेनेट है, ठीक है, मरकरी भी एक प्लेनेट है। अब प्लेनेट मरकरी को ऐसे मत लिखिए ना कोई, ये मरकरी थोड़ी है, ये प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मरकरी का जो रेडियस है, रेडियस नहीं ये ऑर्बिट कितनी दूर है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन पास है मरकरी, लगभग आधे 0.4r मान लो, 0.4r के आसपास है। अगर ये r है धरती का दूरी तो नियरली 0.4r है। पूछ ले कि बताओ वहां सोलर कांस्टेंट क्या होगा अगर धरती पे 2 है तो क्यों होगा, क्यों, सन उनका भी है, सन आपका ही है, क्यों इसको हमने अर्थ कांस्टेंट बोलेंगे अभी, तो फिर सन तो सबका है ना भाई, सारे प्लैनेट्स का है, वहां सोलर कांस्टेंट क्या होगा, बाकी सब सेम है। सन से जो एनर्जी चली वो चली, समझ गए हो, सन से जो एनर्जी चली वो चली, बस फर्क क्या है, वो डिस्टेंस का फर्क है। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, तो इसका मतलब सोलर कांस्टेंट ऑन अर्थ अपॉन सोलर कांस्टेंट ऑन मरकरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का मतलब है मरकरी वाला ऊपर आएगा, मुझे याद नहीं 0.4 है कितना होता है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, अपॉन r का, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी वेव की, समझ आई क्या, सोलर कांस्टेंट का इसमें यूज हो गया, थोड़ा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का यूज हो गया, तो बस वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया। चलिए हम आगे बढ़े। उस दिन जो कुछ बच्चे थे, कुछ एक ही बच्चे थे, तो मैंने थोड़ा सा थर्मल कंडक्शन पढ़ाया था। कंडक्शन अभी पूरा भी नहीं हुआ है, रेडिएशन का ये पॉइंट है। हीट ट्रांसफर में थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी ना उस दिन, तो मैंने लेक्चर आपके ग्रुप पे डाल दिया होगा, देखा है नहीं देखा, आप कह रहे थे ना देखने के लिए बाद में, चलो ठीक है। थर्ड की पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, और दूसरा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स, गलत। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, डी। समझ आया, ये आपका हो गया डी। चलो भाई मैं आगे बढ़ूं, सवाल नंबर, अब ये सेक्शन बी, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्फीयर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ प्लेन, ठीक कर लेना अगर कुछ गलत सीखा हो तो। A small portion of a sphere can be approximated as a plane। अब इसमें देखो, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन थी कि प्लेन वेवफ्रंट होते क्या है। फर्स्ट पार्ट, वेवफ्रंट ऑफ लाइट बीम इज गिवन बाय इक्वेशन दिस। एक लाइट बीम का वेवफ्रंट की इक्वेशन ये है, वेवफ्रंट इज
मैंने क्लास में आपको हिंट के तौर पे ये सवाल सोल्व करके दिखा दिया था, ये मानते हुए कुछ बच्चे मेडिकल से हैं, है ना। तो अगर इस तरह की फॉर्म हो एक्स वाई जेड, देखो जो बच्चे यहाँ 12th पास आउट वो भी ध्यान दें, ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो कहीं भी आ सकते हैं, बोर्ड के लिए थोड़ी। अगर कहीं भी, मैं इसको मिटा दूं एक बार, अगर कहीं भी इस तरह की इक्वेशन लिखी हो ax प्लस by प्लस cz बराबर सम कांस्टेंट d, तो ये किसकी इक्वेशन होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन देखते ही पता लग रहा है कि वेवफ्रंट कैसा है, प्लेन में। और प्लेन वेवफ्रंट तो तभी होता है जब रेज कैसी होती है, पैरेलल। तो अगला भी सवाल हो गया, अगर वेवफ्रंट प्लेनर है तो लाइट रेज कैसी होंगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, पैरेलल होंगी, समझ गए हो? नहीं तो प्लेन वेवफ्रंट ही नहीं हो सकता अगर रेज पैरेलल नहीं। जो आपने वो डायग्राम बनाया था उसमें तो रेज आ रही थी। मैं बताता हूँ क्या बना के दिखाया आपको। एक यूं ये दिखाया था, ये ओरिजिन था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मैंने तो एक रे बनाई थी, एक रे। हां तो ये तो डायवर्ज हो रही है ना। हाँ डाइवर्ज हो रही है, दूसरी रे ये, तीसरी रे ये, बताओ ये पैरेलल रे है कि नहीं? कहाँ से डाइवर्ज, कहाँ डाइवर्ज हो रही है? अगले का आंसर कन्वर्ज हैं? बातें मत करो भाई, आ गया समझ? अरे सेकंड पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? थर्ड पार्ट, एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब डायरेक्शन ऑफ लाइट तो ये है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। हमने आपको बता दिया था पेपर के दौरान भी कि कोस अल्फा होता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसी कोस बीटा ऐसी कोस गामा। तो थर्ड में पूछा विद y एक्सिस के साथ तो मुझे कोस बीटा बताना था। कोस बीटा कितना होगा? b कितना है इसमें? 2 है। इक्वेशन है 1 into x प्लस 2 into y प्लस 3 into z बराबर सम कांस्टेंट। तो cos बीटा होगा 2 अपॉन अंडर रूट 9 और 4 13 और 1 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14, तो cos इनवर्स हो गया वो। तो ये आपका आंसर आया बी, थर्ड का बी। फोर्थ विद द x एक्सिस मतलब cos अल्फा a अपॉन अंडर रूट ये, तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 14। अब मुझे बताओ इस सवाल में 4 नंबर किस किस को मिलेंगे? पूरे 4, 1 और 1 2 बस। क्या जो मैंने हिंट दिया था उससे पहले भी आप यही आंसर लगा रहे थे पूरे, ठीक है। तो 4 के अलावा 3 किस किस को मिले इस सवाल में? 3 नंबर। अमन आपके 3 ही नंबर आए हैं, वो 3 ये है ना। और ये हो सकता है कौन से में? एक नंबर कौन से में? दूसरी सीट से एक नंबर और लगा, 3 नंबर आ जाएंगे। बता रहा हूँ मैं अभी, आए अभी उस सवाल पे भाई। ये हो गया यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। When monochromatic light travels from one medium to another, the frequency remains the same as the incident frequency। बहुत अच्छे से आपको शायद ये करवा दिया था। Explain why। कमाल तो उन बच्चों ने कर रखा है जिन्होंने बिना डायग्राम का बोले ये समझो फाई ए बराबर फाई बी, फाई सी बराबर फाई डी। का कहाँ समझो भाई इसको, कौन सा क्या था वो, उसमें तो एक भी नंबर नहीं मिल सकता आपको। डायग्राम बना दो, क्या जब ये पीछे जा सही है इनका डायग्राम, दिखाना हमें, दिखाना एक बार। बहुत अच्छा है, ऐसे बनाता था मैं भी। कोई नहीं, देखो मैं मान रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कहीं क्वेश्चन नंबर नहीं है, ठीक है। और इन्होंने कुछ भी तो प्रूव नहीं किया, पता नहीं कौन सा डायग्राम है क्या है। अमन जरूर लिख रहा है ऊपर और उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। देख लो भाई, मैं इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ है नहीं यार इसमें। थोड़ी आगे लिख। अरे सुनो, आपका सवाल नंबर 5 कहाँ स्टार्ट होता है? कहीं यही नहीं 5 और ये भी रखे हैं नेक्स्ट 6th। इन्होंने ऐसा काम कर रखा है
इस साइड भी लिख दिया और नेक्स्ट पेज, इस साइड भी लिख दिया और नेक्स्ट पेज, मैं पलटता रहूँगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 6। सर फिफ्थ क्वेश्चन एक बार करवा दो। कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन उस दिन करवाया था। हुआ ही नहीं डायग्राम लो यार, मैंने भैया बोलो मत, देखो मैं निकाल दूंगा क्लास में और कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मैं छोटा ही करना अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे तो, ठीक है। और बिल्कुल नहीं बोलना बीच में। अब सुनिए, ये फिफ्थ क्वेश्चन मैंने शायद करवा दिया था, एक बार ये डायग्राम पूछने में बना देता हूँ। ये इंटरफेस है, यहां से आई पैरेलल रेज, तो आपने इंसिडेंट वेवफ्रंट दिखाया ये, ठीक है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्या इसमें कहीं ये लिखा है कि वेवफ्रंट से ही एक्सप्लेन करना है? नहीं, आपने कहा तो था। मैंने वैसे कहा था, अगर आपसे हो जाता है ठीक है। सुनो, इस क्वेश्चन में जब ये एग्जाम में आया सीबीएसई में, कहीं ये नहीं लिखा था कि वेवफ्रंट से ही एक्सप्लेन करना है, और 2 नंबर में आया था। अगर आप वो चीज ढंग से लिख सकें तो आप उससे भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने प्रयास तो किया वो लिखने का, वो भी नहीं कर रखे। वो तो कोई बच्चा ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है, पोस्ट ऑसिलेटर और ये और वो। फिर ऐसी हमारी इंग्लिश में पता नहीं क्या हम लिख क्या रहे, क्या मतलब निकल क्या रहा है, तो इसलिए ये अच्छा रहता है। नहीं तो आप सुनो, 2 नंबर का सवाल है, वो ढंग से लिख के आओ, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। नहीं तो फिर ये करना पड़ेगा, 3 नंबर में आए तो ऐसे जाना होगा। अब देखो क्या था डायग्राम, मान लो ये था, यहां से वेवफ्रंट डायग्राम ऐसे बना था, इससे टेंजेंट डाल के, है ना, ध्यान नहीं है। ये एंगल आर, कुछ नाम दिए थे हमने ए बी और सी और ई, ये था बस डायग्राम। इसके बाद ये लिखना था ए एंड बी आर इन सेम ऑन सेम फेज, तो फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। ऐसे फाई सी फाई ई बराबर है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों बराबर आ गए। लेट एक को 2 पाई माना, दूसरा भी, और फिर अगर इधर वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो अगर वो 2 पाई के डिस्टेंस लैम्डा 1, तो ये डिस्टेंस लैम्डा 2, फिर उनको उनसे इक्वेट कर दिया, v1 टो और v2 टो से, वहां से पूरी फ्रीक्वेंसी इक्वेट होगी। कितने बच्चों को इसमें 2 नंबर मिले 5वें सवाल में? आपका 5वां है कहां, मुझे ये तो बताओ। कहीं नहीं हो रहा, कहां है 5वां? कोई सवाल नंबर नहीं, कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द डायग्राम्स टू शो द बिहेवियर ऑफ प्लेन वेवफ्रंट एज दे पास थ्रू थिन प्रिज्म। ये आखिरी दिन करवाए, उसके बाद भी बच्चे 3 नंबर नहीं ला रहे हैं। मैंने कहा था यार केवल डायग्राम में आ रहा है, और ये आया हुआ है एग्जाम में 3 नंबर में आया हुआ है। दिख रहे हैं ना आपको, सीबीएसई भुवनेश्वर, पहले अलग अलग रीजन के अलग अलग आते थे, बिल्कुल ही थिन प्रिज्म का आप बना रहे हैं। देखो एक गलती ये कर रहे हैं, उसको परपेंडिकुलर ही नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। एरो वो लगा के तो आओ कि परपेंडिकुलर है, कईयों ने तो बिल्कुल ही स्ट्रेट ले लिया, लाइनें अलग निकाल दी, वो बिल्कुल स्ट्रेट, वो तो गलती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस में कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खाली रे बना के आ रहे हैं, भाई ये मिल गई और ये फोकस, कहीं वेव फ्रंट ही नहीं बनाया। आप देख सकते हो, आपके सामने है आपका पेपर, खाली रे बना के आगे वेव फ्रंट ही नहीं बना रखा है। और ऐसा ही गलती है इसमें, मैंने कहा था वेव फ्रंट ज्यादा जरूरी है वो दिखाने। अच्छा, IWF, RWF, अरे भाई मैं तो ढूंढता रह गया यार, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ है। उसमें छोटा IWF RWF कुछ 1 नंबर का एक पार्ट है, उसमें ढंग से नहीं लिखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में कौन पढ़ेगा आपकी चेकिंग हुई भी क्या है क्या नहीं, प्रॉपरली बताना चाहिए सेंटर्ड एट कहाँ है कहाँ नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये आपका हुआ सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन अ वेव फ्रंट। A wavefront is a surface of constant phase, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, मतलब इसकी सरफेस पे आप कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। यही है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद सही है, आपका ये 1 नंबर और मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है। आपका 1 नंबर और मिलेगा कि लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल, मैं बढ़ा दूंगा उसमें, अपने आप नहीं देख। आप लोग उस लिस्ट में कभी कुछ ना लिखें अपनी तरफ से, ठीक है। वो जो लिस्ट लगी है ना, वहाँ कोई कुछ नहीं लिखेगा, वही उसमें ही कभी उसको ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वो मैं लगा दूंगा दोबारा लिस्ट। इनके अमन के 4 नंबर हो गए मुबारक। देखो, अरे जब
सुनो, किसी के 17 से 18 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 4 हो तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज में। आगे देखो सवाल नंबर 7वां, डिफाइन ए वेवफ्रंट हो गया। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस। अब इसमें डायग्राम सही तो बनाओ, उसके बाद तो आगे रिफ्लेक्शन वाला प्रूव होगा। एक बच्चे क्या कर रखा है, रिफ्रैक्शन का डायग्राम बना के और आई बराबर आर प्रूव कर दिया वहां पे। रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम बना के आई बराबर आर प्रूव करिए। 3 नंबर का सवाल था, तो डायग्राम बिना तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक बड़ी गलती रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है, सुनो एक और मिस्टेक आपको बताता हूं जो आप लोग करके आ रहे हैं। देखिए एक मिस्टेक आप ये कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है उसमें ये इंसिडेंट वेवफ्रंट आया, उसके बाद बस केवल अपनी रेज बना के डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बना रखा है। करना वो तो कहीं दिखाया नहीं सेकेंडरी वेवलेट। भाई इससे कह रहा हो वो स्फीयर बनना था कि नहीं, और फिर उससे क्या डालना था, टेंजेंट। एक बच्चे ने तो टेंजेंट ही कहीं और दिखा रखा है जबरदस्ती, मतलब एक स्फीयर बना के टेंजेंट किसी और पे। आपने किया है किसी और ने? आपका सही होगा, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा किसने किया। आपने किया है? देखो टेंजेंट ही कहीं और लगा रखा, और डायग्राम दिखने में ऐसा लगता है अभी बना दिया, लेकिन वो बिल्कुल गलत है डायग्राम। देखिए इतने छोटे सिलेबस के टेस्ट होंगे भी नहीं, ना जल्दी से मिलते हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी उठाओगे तो पूरी पूरी यूनिट के टेस्ट मिलते हैं, पूरी पूरी यूनिट के। इतने छोटे सिलेबस पढ़ के आना, तैयार करना बहुत आसान होता है, फिर भी यार आप ढंग से नहीं दे रहे हो पेपर। वेरीफाई तो हो जाएगा ये। 8 सुनो, मैंने यहाँ 5 नंबर का दे दिया। ये जो सीबीएसई फॉरेन 2015 का आया था, इसके अलावा एक और पार्ट था इसमें जो आगे का यूज था। आगे का मतलब वेव ऑप्टिक्स के आगे वाले पार्ट का। मैंने यहाँ 5 का दे दिया, मान लो 3 नंबर का है, लेकिन कोई नहीं, वो 20 का बनाने के लिए 5 का दे दिया। एक पार्ट मैंने हटा दिया इस क्वेश्चन का जो आगे की वेव ऑप्टिक्स का था। सीबीएसई में 5 नंबर का आया था जिसका एक पार्ट ये था। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं एक पार्ट ये ऐड कर सकता था कि स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, पूछा नहीं है ना कहीं भी इसमें, एक पार्ट को ऐड कर सकते थे, कोई नहीं। अब इसके बाद सुनो, ये तो यार मुझे लगता है अच्छे से आपको आना चाहिए। सेकेंडरी वेवलेट बनाओ। अच्छा, μ2 ग्रेटर देन μ1 मतलब अगला डेंसर मीडियम है, हमने शुरुआत में वही वाला किया था, वो बना के और हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें आप खाली यूं मत दिखा के आओ कि sin i by sin r कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकाल के आओ वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में, क्योंकि 5 नंबर टाइप क्वेश्चन आया है, इस तरह का काम है। ठीक है, अब कुल मिला के देखा जाए तो नंबर काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये है रिवीजन टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 वो था 70 नंबर वाला, जिसमें किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, इस तरह का हाल था। बातें नहीं, आप सभी को अपनी गलतियां पता लग गई है। ये देखो, हाँ ये मैं बताना भूल गया, इसमें आखिरी में मेटा मटेरियल लेके बैठे हैं, तो मेटा मटेरियल, अरे यार आपने कोई नॉर्मल मटेरियल ऐसा देखा है? देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। रे को बेंड करना होता है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन हर बार वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहती है। अगर ये रेयर मीडियम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर, डेंसर मीडियम है तो इधर। साइंटिस्ट बड़ी मुश्किल से कुछ साल पहले बना पाए, ये अपनी कॉपी मार बना के बैठ गए। ये लाइट रे इधर है दोनों से, अरे लाइट रे इधर तब आती है जब इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो, और ये स्पेशली लैब में बनाए गए मटेरियल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेटा मटेरियल्स। आप देखो आपका वेवफ्रंट डायग्राम, समझ गए ना गलती कहाँ मेटा मटेरियल्स पे पहुंच रहे हो। स्नेल्स लॉ उनमें भी वैलिड होता है, मेटा मटेरियल्स में भी स्नेल्स लॉ वैलिड होता है, लेकिन यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव तो उसके मोड लग जाते हैं। परंतु उसकी डेप्थ में हम क्यों जाए इतना फिजिक्स में। अभी भाई ये बताओ, ये 8 सवाल समझ आए कि नहीं आए? ठीक है, अब बहुत जल्द अगला टेस्ट है, बहुत जल्द, केवल इंटरफेरेंस और कुछ नहीं, केवल इंटरफेरेंस 20 ही नंबर का होगा। मुझे एक क्लास लगेगी, 1 या 2, केवल इंटरफेरेंस जो 2 लग जाएगी, क्योंकि पहले नहीं पढ़ा है इंटरफेरेंस। आपका सीधा डिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता है, डिफ्रैक्शन एक क्लास में फिनिश होगा, और फिर एक कंबाइंड वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट। कुल मिला के आपके 3 टेस्ट हैं अभी,
समझ आ गया है ना ये? ठीक है, चाहे एक एक दिन में हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है हमें, चाहे 2 दिन में हो जाए, इस तरह से। भैया बातें मत करो ना यार, मैं बोल रहा हूँ तब भी अपनी बातों में लगे हो। अमन लो अपने नंबर ले लो, 3 के 4 दे दो, चुप तो हो जाओ। लाओ नंबर वाला पेज का है क्वेश्चन, आपसे क्यों पूछ रहे हैं? कमाल की बात है, इनसे क्वेश्चन कर आप भी पूछते हो तो। अरे पार्टी नहीं, सुनो, पार्टी तो घर पे बन जाएगी अगर थोड़ा भी अंदाजा हो गया घर पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं होता अंदाजा, मैं तो ग्रुप पे लिस्ट डाल देता हूँ। क्या वो फोन आपके पास ही रहते हैं क्या? मैंने बता दिया था सर, घर पर चलो कोई नहीं, आज तो बहाना था आपके पास है, था नहीं बहाना। अगली बार क्या होगा, 2-4 दिन में तो ठीक हो जाएगा। इसमें एवरेज स्कोर जितना आपका रिवीजन हुआ है और जिस तरह से एवरेज स्कोर 15 होना चाहिए था। 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर वाले दिन करवा दिया। वो 3 डायग्राम क्या पेपर से जस्ट पहले नहीं बताए थे? रिफ्लेक्शन पेपर से जस्ट पहले करवाया था। देखो 3 नंबर के तो वो 2-2 3-3 6 और 4 10 नंबर का काम उसी दिन हुआ है, उसी दिन। फिर भी 10 से ऊपर गिनती के 4 बच्चे आ रहे हैं। और देखो 2 बच्चों ने ठीक है अच्छा स्कोर किया है 18। अब वो देखें कि उनके 2 नंबर कहाँ कटे हैं, तो शायद नहीं कटने चाहिए, क्योंकि 20 में से 2 कटे तो 70 में से काफी हो जाते हैं। तो इतनी भी गलतियां ना करो छोटे छोटे सिलेबस में। आपके 17 आए हैं ठीक है ना, लेकिन आपने 3 नंबर बस वही ऑब्जेक्टिव में ही कटवा दिए अपने कहीं कहीं। तो थोड़ा ध्यान दो, असर्शन रीजन में कमी है तो उसको दूर कीजिए। अच्छा 17 के बाद जो अगला नंबर है 12। हिमांशु यार काफी कम नहीं लग रहे आपके नंबर, बहुत गलतियां कर रखी है ना आप। मैंने यार जानबूझ के स्कूल के नाम मेंशन नहीं किए लिस्ट में। एक बार ऐसा हुआ था, कुछ स्कूल वालों को ही दिक्कत हो गई थी कि भाई हमारे नाम लिस्ट में क्यों लगाते हो। एक बार सच में एक स्कूल वालों को दिक्कत हो गई थी कि हमारे नाम लिस्ट में क्यों लगाते हो। ये लिस्ट मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, फिर वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होगी लिस्ट, और उसमें यूं आ रहा है स्कूल का नाम का बच्चा लास्ट में नंबर लेके आ रहा था, और वो इस तरह से फैल गई कि हे भगवान, बोले इनके बच्चे तो लास्ट रैंक पे आते, लास्ट रैंक पे आते हैं। वो मतलब अल्टीमेटली मेरे पास ही आ गए, बोले भाई ये स्कूल का नाम क्यों देते, बोले हमारी बेइज्जती होती है। फिर उसमें तो फिर फर्स्ट रैंक आए तो फिर क्या इतना सम्मान बन जाता है कि फर्स्ट रैंक आ गया। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने हटा दिया वो स्कूल ने। ठीक है, आपको तो अपना नाम पता ही है, घर वालों को आपका नाम पता है, समझ में आ जाएगा किसको क्या है क्या नहीं है। और इसमें देखो हिमांशु की बात, आदित्य क्या 11 नंबर ही डिजर्व करते हो क्या? एक 2 दिन पढ़ाया उसका टेस्ट किया, बताओ एक बार। अरे बताओ कितने ला सकते थे इस टेस्ट में? नहीं, फिर आदित्य क्या फायदा हो रहा है इस क्लास में? आप लोगों के लिए दोबारा रिवीजन से क्लास स्टार्ट हुई है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ मेरा मन नहीं है पढ़ाने का। मैं तो उस दिन बल्कि हीट ट्रांसफर की क्लास में मेरे को तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, अगर बच्चे वो ढंग से अटेंड करते हैं तो। पर ठीक है, अब एक बार करना है, कोर्स कंप्लीट करना है इसी तरह से। उसके बाद है 10 नंबर पे अंकिता, रोहित। यार आप दोनों सीबीएसई बोर्ड से पेपर देने वाले हो इस बार, है ना? 10 नंबर ये वैसे ही आ जाते हैं 10 तो मजाक में। इस तरह के पेपर में पूरी वेव ऑप्टिक्स का थोड़ी था। अंकेश 8.5, पूजा 7.5। अब देखो आपको हरियाणा बोर्ड का पेपर देना है, मुझे नहीं पता उसका पैटर्न क्या रहेगा, शायद उसमें इस तरह का ना आए ऑब्जेक्टिव और ये सब में भी सीधे सवाल आए जो लिखने वाले हैं। पायल कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। और प्रिंस नाम भूल गए अपना, कौन सा बोर्ड है? तो यार ये 5 नंबर ला के क्या कर रहे हो, कहां से आते हो प्रिंस? और अमन का तो 4 हो ही गए। अरे आप समझो, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों को निकाल दूंगा वैसे अगर अगले दोनों टेस्ट में अगर आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो। अगला जो टेस्ट है जो कि केवल और केवल इंटरफेरेंस पे होने वाला है। ठीक है, अब मुझे ये और बताओ, एक बार वो हीट ट्रांसफर वाली क्लास किसने अटेंड की थी यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, कम से कम जो पास आउट है वो तो इस तरह की क्लास जरूर अटेंड करें। बहुत ज्यादा ऐसी क्लास आप चाहोगे तो ऐसी हो जाएगी, लेकिन नहीं चाहोगे तो बीच बीच में हम करेंगे, और तो क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना काम कुछ आगे बढ़ाएं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज और कल बस
आज और कल 2 दिन इंटरफेरेंस होगा, परसों आपका टेस्ट होगा, ओनली एंड ओनली ऑन इंटरफेरेंस 20 नंबर का, ठीक है। और इस बार मैं कह रहा हूँ मिनिमम मार्क्स 15 हो, 15 से 20 के बीच में ही हो, 15 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पेपर नहीं दिया ना, लो क्या अभी मैं पहले आज जो थोड़ा टाइम बचा है 20 मिनट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में नहीं चल रहा हूं, पहले मैं आपको समझा रहा हूं एक बार, ठीक है। आप घर से कुछ बुक रीडिंग करके आना, बस वहां तक जहां तक इंटरफेरेंस का सोल्ड एग्जांपल है, उसके बाद तो फिर डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक सोल्ड एग्जांपल है जिसमें 5-6 पार्ट्स होंगे, बस उसके बाद डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां तक की रीडिंग आपको करनी है। पहले कुछ चीजें समझ लीजिए ध्यान से। क्या मतलब है इंटरफेरेंस का? सिंपली सुपरपोजिशन ऑफ 2 और 3 और 4 वेव्स। और हमें तो केवल 2 का ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें केवल और केवल 2 वेव चलेगी और वो सुपरपोज करेगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये समझा दूं, थोड़ी बेसिक सी जानकारी दे दूं इसमें क्या है। पहली चीज, बहुत जरूरी चीज, कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है? किसी को भी पता है? ध्यान है तो बताओ, क्योंकि ये तो डिफ्रैक्शन में भी शायद हो सकता है। हाँ जी संजना, आप बताओ अगर याद हो तो। मतलब 2 सोर्स हैं, मैं कैसे डिसाइड करूं ये कोहेरेंट है कि नहीं? आप बताओ गुंजन। ये तो एक सेकेंडरी बात है। मैं तो कोई भी 2 वेव ले लूं, उनकी वेवलेंथ सेम कर दूं, क्या वो कोहेरेंट हो जाएंगे? हाँ जी आदित्य, आप बताओ यार कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? जो दिमाग में है वो बोलिए। ऐसी तो 2-4 बातें बता दी कि भाई मैं कह रहा हूं होते क्या है, आप उनकी प्रॉपर्टीज बता रहे हो। देखिए अब इधर सुन लीजिए, तो मैं बताता हूं क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्स। ये स्क्रीन है जहां पे 2 वेव जाके मिलेंगे, ठीक है। एक ये वेव गई, एक ये वेव गई। यहां पे इन दोनों वेव्स का कुछ फेज होगा। जब आप इक्वेशन लिखोगे, साइन के आगे जो रहता है उसे फेज बोलते हैं। दोनों वेव्स का कुछ फेज होगा, तो कुछ फेज डिफरेंस होगा। मान लो इसका फेज यहां बन रहा है φ1 और उसका फेज यहां बन रहा है φ2, तो यहां पे एक फेज डिफरेंस है फाई, इसको मैं कह रहा हूं φ1 माइनस φ2। सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि कोहेरेंट सोर्स होते क्या है। यही नहीं पता होगा तो चाहे आईआईटी की तैयारी कर लो, चाहे बोर्ड की बात एक ही है। सुनो, कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि ये जो फेज डिफरेंस है, इसमें 2 तरह का वेरिएशन हो सकता है। एक को बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। टेम्पोरल वेरिएशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मैं एक ही जगह देख रहा हूं, यहां फेज डिफरेंस कभी 0 डिग्री है, कभी π/2 है, कभी पाई है, कभी 3π/2 है, कभी 2π। समझ रहे हो? ये होता है टेम्पोरल वेरिएशन। एक होता है स्पेशियल वेरिएशन। देखो आप किसी किताब से देख के रट लो कि भाई 2 वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है वो कोहेरेंट है। एक्चुअली फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली थ्योरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं कर रखी। क्वेश्चंस पे मिल जाती हैं किताबें, थ्योरी पे बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड बुक्स यहाँ नहीं है तो कुछ फॉरेन ऑथर्स की होंगी, लेकिन वो हम लोग पढ़ते नहीं है इस तरह से। तो देखिए इधर फिर इसमें 2 तरह का वेरिएशन हो सकता है। एक तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं एक ही जगह खड़ा हूं लेकिन फेज डिफरेंस बार बार चेंज हो रहा है। और एक ही विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होता है, जिसे हम बोल देते हैं स्पेशल वेरिएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कभी यहाँ आए, कुछ फेज था, फिर यहाँ देखा, एक ही समय पे मैंने यहाँ और यहाँ देखा, एक ही समय पे यहाँ कुछ फेज डिफरेंस है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल वेरिएशन। ठीक है ना, ये वाला स्पेशल वेरिएशन जो भी है। कोहेरेंट सोर्स तब होंगे जब टेम्पोरल वेरिएशन ना हो, चाहे स्पेशल वेरिएशन हो जाए। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं?
उन वेव्स के फेज डिफरेंस में स्क्रीन पे आप कहीं भी देखो टेम्पोरल वेरिएशन ना हो, मतलब अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो उनका फेज डिफरेंस शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हो, कांस्टेंट हो। हाँ वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, आप ऊपर जाओगे नीचे आओगे तो चेंज हो सकता है। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। पहली बात बताओ कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, समझ आया। दूसरी बात, कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, फेज लॉकिंग से। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, आ जाए बोर्ड में, कैसे कैसे क्या लिख के आएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय फेज लॉकिंग। फेज लॉकिंग से, फेज लॉकिंग क्या होती है सुनिए, आप कैसे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करेंगे, फेज लॉकिंग क्या है मैं उसका मतलब यहां पे बताता हूं। जैसे आपने क्या किया, एक सोर्स ले लिया, आपने क्या किया, एक सिंगल सोर्स लिया, सिंगल सोर्स, ठीक है, और उस सिंगल सोर्स की जो लाइट है उसी को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब लाइट यहां भी आई और लाइट यहां भी आई। अब आगे वाले के लिए तो दो सोर्स का काम ये कर रहे हैं, एक स्लिट S1 और एक स्लिट S2, आगे वाले के लिए दो सोर्स का काम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कहीं भी किसी भी जगह अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं वेव्स के बीच में, मान लो मैं सेंट्रल पॉइंट पे देख रहा हूं, दो कारण से फेज डिफरेंस हो सकता है, दो कारण से। मैं S1 S2 की वेव का फेज डिफरेंस देख रहा हूं, मुझे नहीं पता पीछे क्या है क्या है, मेरे लिए तो दो सोर्स ही हैं। पहली बात, फेज डिफरेंस तब होगा जब पाथ अलग अलग हो, क्योंकि लैम्बडा लेंथ के कोरस्पोंडिंग कितना फेज ट्रांसमिट होता है, 2 पाई, पढ़ा था ना हमने उस दिन भी पढ़ा था। लैम्बडा लेंथ में फेज कितना चेंज हो जाता है, 2 पाई। सपोज दोनों का लैम्बडा सेम ले लिया, ठीक है, आपने ये लेंथ कुछ ली, ये लेंथ कुछ ली, फिलहाल तो सेंटर पॉइंट है, फिलहाल तो सेंटर पॉइंट है, तो जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ, मान लो ये लैम्बडा ये भी लैम्बडा, तो दोनों के कोरस्पोंडिंग कितना फेज डिफरेंस आया, 2 पाई आने के कारण फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हुआ। अगर मैं थोड़ा ऊपर लूं कोई पॉइंट, ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज्यादा है, परंतु इस पॉइंट पे मैं बैठा हूं तो क्या ये लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रही है? अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं एक बार, क्या ये लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रही है, फिक्स है? फिक्स है ना, फिक्स है। तो मान लो ये लेंथ है 3 λ/2 और ये लेंथ है लैम्बडा, तो ये फेज तो कितना हो गया, 3 पाई, एक लैम्बडा का 2 पाई और एक आधी लैम्बडा 3 पाई और ये 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई हो गया। लेकिन क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब पाथ डिफरेंस की वजह से अगर फेज डिफरेंस आ रहा है तो वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो उससे तो कोहेरेंट सोर्स बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इस जगह आपने देखा ये लेंथ फिक्स है सपोज 3 λ/2, ये लेंथ फिक्स है सपोज कितनी, लैम्बडा, तो कितना ये लैम्बडा के कोरस्पोंडिंग तो फेज कितना पहुंचा होगा, 2 पाई, यहां 2 पाई और पाई, लैम्बडा और आधा 3 पाई, तो डिफरेंस कितना हुआ, पाई। पर क्या वो पाई टाइम के साथ चेंज होगा? क्योंकि ना तो ये लेंथ चेंज हो रही है ना ये लेंथ, मतलब जो पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, समझ आए? पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आया वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो इससे कोहेरेंट सोर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो। क्योंकि हमें चाहिए चाहे स्पेशल वेरिएशन हो, लेकिन कौन सा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, टेम्पोरल। यानी कि इस पाथ डिफरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो इनिशियल स्टेटस होता है ना वेव का, वो बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। भाई वेव का एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है, इनिशियल स्टेटस, कभी इसका क्रेस्ट स्टार्ट हो गया, कभी इसका ट्रो स्टार्ट हो गया, कभी इसका कोई 1/4 पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका हाफ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल स्टेटस से बहुत गड़बड़ आती रहती है। फिर क्या होता है, मान लो ये पॉइंट है, दूरी ये भी लैम्बडा ये भी लैम्बडा, तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कितना, 0। परंतु अगर इनिशियल स्टेटस ही अलग है, इसका तो पहले स्टार्ट हुआ क्रेस्ट और इसका पहले स्टार्ट हो गया ट्रो, तो क्या अब ये सेम फेज में पहुंचे? नहीं पहुंचे। देखो इस वेव का क्रेस्ट आया, ट्रो आया, अब क्या आना है इसका क्रेस्ट, जबकि इसका पहले ट्रो आया था, क्रेस्ट आया, और अब इसका क्या आना है, ट्रो आना है। क्या सेम फेज में पहुंच पाए? नहीं। तो इनिशियल स्टेटस बहुत जल्दी जल्दी फेरबदल होता रहता है। उस वजह से अगर आपका पाथ की वजह से फेज डिफरेंस नहीं भी है
तो भी इनिशियल स्टेटस की वजह से बार बार क्या रहता है, फेज डिफरेंस रहता है, और वो टाइम के साथ फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो अब फेज डिफरेंस में एक और वेरिएशन आ गया, कौन सा, टेम्पोरल वेरिएशन। आप चाहे पाथ डिफरेंस वाले को फिक्स कर लो, वो तो फिक्स अपने आप ही, हमने देखा ऊपर नीचे, तो उसे जीरो ही करके फिक्स कर लो, लेकिन जो इनिशियल स्टेटस की वजह से जो डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज होगा। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते दो सोर्स लेके, लेकिन आपने कंट्रोल कर दिया, आपने इनिशियल फेज को लॉक कर दिया। लॉक कैसे किया, आपने एक ही सोर्स लिया और उसको बराबर दूरी पर रख दिया दोनों से। भाई इनिशियल, अब यहां से वेव चली है तो वो तो एक बार में क्रेस्ट चला होगा तो हर तरफ के लिए क्रेस्ट, ट्रो चला है तो हर तरफ के लिए ट्रो। अब इसमें तो क्या हुआ, यहां से अगर क्रेस्ट से शुरुआत हुई, ये दूरी कितनी है, मान लो ये दूरी लैम्डा है सपोज, और ये दूरी भी कितनी है, तो अगर ये क्रेस्ट से एक बार में शुरुआत हुई तो यहां भी क्रेस्ट आएगा लैम्डा के बाद, और यहां भी क्या आएगा, क्रेस्ट। किसी वक्त ट्रो से शुरुआत हुई तो यहां भी ट्रो आएगा, यहां भी ट्रो। अब बताओ क्या इसका और इसका इनिशियल फेज सेम कर दिया कि नहीं आपने? भाई ये बार बार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो S1 का भी इनिशियल फेज बार बार चेंज हो रहा है और S2 का भी, लेकिन S1 और S2 का इनिशियल स्टेटस डिफरेंस कितना है, 0। जो S से चला वही S1 का फेज होगा, वही S2 का होगा। तो आपने क्या कर दिया, इनिशियल फेज डिफरेंस को लॉक कर दिया। फेज लॉकिंग का ये मतलब है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सोर्स लेके दो सोर्स बना दिए, जिससे आपने एक चीज खत्म कर दी कि इनिशियल फेज जो स्टार्टिंग की वजह से आना था उस डिफरेंस को आपने खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। अब जो भी डिफरेंस बचेगा वो केवल पाथ डिफरेंस की वजह से होगा, और पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो केवल पोजीशन के साथ चेंज होता है। तो ये होते हैं आपके कोहेरेंट सोर्स। फेज लॉकिंग करनी पड़ती है, थॉमस यंग ने सोचा था पहली बार। बताओ भाई, पहले तो ये बात क्लियर करो, क्या आपको कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्लियर हो गया है? ठीक है। दूसरी बात, इंटरफेरेंस तो कल हो जाएगा, लेकिन पहले कुछ जो बहुत जरूरी चीज है वो समझ लो, नहीं तो इंटरफेरेंस खत्म करके भी वो नहीं हो पाता पूरा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप ना यार थोड़ा बहुत पढ़ के आना, आपको समय मिले तो, हो सकता है स्कूल का भी काम हो सकता है, फिर स्कूल भी जाना हो, लेकिन कल हो सकता है कुछ की छुट्टी भी हो, 26 जनवरी की है किसी की छुट्टी, हाँ तो वो पढ़ सकते हैं घर पे आराम से। तो कम से कम यहाँ देखो, मैं आपको इवन बुक में दिखाता हूँ, ये फेज लॉकिंग और ये सब कुछ मिलेगा, थॉमस यंग वाला जहाँ काम होगा उसमें। आप पेज नंबर 363 पे आओ, पेज नंबर 363, ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, द ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग used an ingenious technique to lock the phases of the waves। मिल गए? और मुझे लगता है आप पहली बार सुन रहे होंगे फेज लॉकिंग। इंटरफेरेंस पूरा बढ़िया है, फेज लॉकिंग पढ़ा नहीं है, तो यार ये चीजें तो फिर आएंगी ना। ये क्या है, क्या कोहेरेंट सोर्स की अब सही डेफिनेशन समझ आ गई? हम तो यूं रटे बैठे रहते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, अरे उससे नहीं बनता भाई। हाँ कोहेरेंट बनाओगे तो अपने आप सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ हो जाएगी, क्योंकि आपने सोर्स क्या लिया है पीछे, एक ही लिया है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही S1 की, वही S2, जो उसकी वेवलेंथ होगी। तो असल डेफिनेशन तो ये होती है। फेज लॉकिंग आ गया ना समझ में क्या है कहने, ठीक है। लो अभी तो रखना है इसे। अच्छा अब इसके बाद सुनो, दो तरह के सोर्सेज हमने देख लिए, एक कोहेरेंट और कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, इनकोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट अगर ले लोगे, ये तो एक से ही दो बनाए थे, लेकिन दो इंडिपेंडेंट ले लोगे तो वो हमेशा कैसे कहलाएंगे, इनकोहेरेंट, है ना। नॉन कोहेरेंट बोलो चाहे इनकोहेरेंट, वो कभी नहीं हो सकते, चाहे आप उनकी सेम वेवलेंथ ले लो चाहे कुछ भी, ये तो आप याद रखो, क्योंकि आप इनिशियल स्टेटस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखिए, एक सिंगल स्लिट है कोई, क्योंकि हम डबल स्लिट लेंगे तो उनमें भी तो दो सिंगल सिंगल एक एक तो बनेगी। मान लो इस स्लिट का साइज है A, तो यहां से जो वेव चलेगी, यहां से जो वेव चलेगी उसकी इंटेंसिटी स्लिट साइज पे कैसे डिपेंड करती है। हम ये तो जानते हैं किसी भी वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के तो स्क्वायर पे डिपेंड करती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी स्लिट साइज पे कैसे डिपेंड करती है, स्लिट विड्थ पे। स्लिट की विड्थ A है या W है तो उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, स्लिट विड्थ के। आप स्क्वायर रूट के बोल रहे हो, आप ये विड्थ के बोल रहे हो, सिंपल विड्थ। मैं बता देता हूँ सुनिए, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वो एक
रेक्टेंगुलर स्लिट है या एक सर्कुलर होल है। वही स्लिट एक तो रेक्टेंगुलर स्लिट भी हो सकती है, समझ गए हो ना। आप दो ब्लेड को यूं टच कर दो, वो रेक्टेंगुलर स्लिट बन जाती है, या कहीं होल बना दिया, सर्कुलर स्लिट भी हो सकती है। होल के एरिया में आता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, मतलब उसके साइज का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। जबकि रेक्टेंगल के एरिया में आता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ तो थोड़ी सी होगी, लेंथ होगी, और वो ब्रेड्थ थी तो उसका साइज होगा विड्थ का। भाई लेंथ तो जो है स्लिट की, ब्रेड्थ होगा छोटा सा। तो यहाँ पे तो जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के स्क्वायर के। और अगर विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आप एम्पलीट्यूड के बोल सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, सीधी सी बात है, अगर रेक्टेंगुलर स्लिट है तो आप मान लीजिए कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो आ रही है वो विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, लेकिन ये हमेशा है कि रेक्टेंगुलर हो कि सर्कुलर हो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। और अगर सर्कुलर स्लिट है, होल वर्ड आ जाए तो वो सर्कुलर ही माननी है। स्लिट वर्ड आए ना, स्लिट, तो आपको कैसी माननी होगी, मैंने इसीलिए पहले वो लिखा और आगे ब्रैकेट में ये मान लो। स्लिट वर्ड आए तो आप मानेंगे रेक्टेंगुलर है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दो इन बातों पे, क्या पता इन पे ही सवाल दे दें अगले पेपर में। स्लिट वर्ड आए तो रेक्टेंगुलर है, और होल वर्ड आए तो सर्कुलर है, कोई सा भी शब्द आ सकता है। अगर स्लिट वर्ड आता है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ है, अगर होल वर्ड आता है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने डबल स्लिट अरेंजमेंट में दोनों स्लिट का साइज सेम मान लिया, अगर आपने डबल स्लिट अरेंजमेंट में दोनों स्लिट का साइज सेम मान लिया, तो भाई जी होल हो और जी रेक्टेंगल हो, दोनों इंटेंसिटी क्या होंगी, सेम होंगी, I1 और I2 दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं इसके बाद। कल की क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़ के भी आना बुक से, और कहीं से नहीं, बस एनसीईआरटी बुक से, प्लस ये सोल्ड एग्जांपल जो है 5-6 पार्ट का, ये भी ट्राई करके आना। मैं कल 1 घंटे में कंप्लीट इंटरफेरेंस का रिवीजन इस तरह से करेंगे कि आपका परसों टेस्ट हो सके। ठीक है, ये प्लानिंग मान के चलो कि परसों हमारा इंटरफेरेंस का टेस्ट है, और टेस्ट के बाद समय बचेगा तो उसी दिन डिस्कस करवा देंगे, नहीं तो फिर अगले दिन की बात जाएगी हो तो। चलिए देखते हैं अभी तो। अब देखो, मान लो एक लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी है I1, और एक लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I2। एक की इंटेंसिटी I1, एक की I2, और जहां वो स्क्रीन पे मिली वहां फेज डिफरेंस आपको दे दिया, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना, फाई। ये इनिशियल स्टेटस की वजह से है या पाथ डिफरेंस की वजह से, पाथ डिफरेंस। इनिशियल स्टेटस डिफरेंस तो आपने 0 कर ही रखा, ठीक है ना। मान लो ये फेज डिफरेंस फाई है, अब आपसे पूछा जाए कि स्क्रीन पे कितनी इंटेंसिटी होगी, मैं विदाउट प्रूफ अभी फॉर्मूले बता रहा हूं, कल करेंगे कुछ काम। अगर वो इनकोहेरेंट सोर्स है तो इंटेंसिटी होगी I1 + I2 हर जगह, वो इंडिपेंडेंट होगी किससे, फाई से। अगर वो इनकोहेरेंट सोर्स है, एक लाइट आई स्लिट से निकल के इंटेंसिटी I1, दूसरी भी स्लिट से निकल के I2, इतनी इंटेंसिटी की, और इनकोहेरेंट सोर्स है, स्क्रीन पे अलग-अलग जगह फाई अलग-अलग है, पढ़ा रहे हैं अलग-अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम हो जाएगी, कितनी, I1 + I2। लेकिन अगर वो कोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि बात ये ना, इनकोहेरेंट सोर्स में तो आप फाई नहीं लिख पाओगे, फिर फाई किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ। मैं कैसे लिखूं, यहाँ कभी तो फाई 0 है, कभी पाई है, कभी 2 पाई है, कभी पाई बाई 2, कुछ भी हो रहा है, हम लिख नहीं सकते। अगर वो इनकोहेरेंट की बजाय कोहेरेंट सोर्स है, जैसा YDSC में होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I1 + I2 + 2 टाइम्स √I1 I2 और इनटू cos ऑफ फेज डिफरेंस। और क्योंकि फेज डिफरेंस
कहीं इस तरह होगा कि cos phi 1 बनेगा, कहीं इस तरह होगा कि cos phi -1 बनेगा। तो कहीं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम। तो तभी हम बोल देते हैं कि स्क्रीन पे मैक्सिमा और मिनिमा बन जाते हैं YDSC में। मैक्सिमा इज द प्लूरल ऑफ मैक्सिमम, मिनिमा इज द प्लूरल ऑफ मिनिमम। ठीक है, कई बच्चे यूं लिखेंगे देयर इज वन मैक्सिमम। वन मैक्सिमा का क्या मतलब है यार? वन तो मैक्सिमम ही बोलना है आपको, ठीक है ना। तो वो स्क्रीन पे वो जो हुआ है वो इनकोहेरेंट से कोहेरेंट पे जाने पे होता है और उसमें कोई नई एनर्जी क्रिएट नहीं होती, ना कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। आप इनकोहेरेंट से कोहेरेंट की तरफ जाओगे, ऐसा नहीं कि जहां रोशनी बहुत ज्यादा दिखने लगी वहां एनर्जी क्रिएट होगी, या जहां अंधेरा दिखने लगा वहां डिस्ट्रॉय ना। अंधेरे वालों जगह की रोशनी उठ के कहां चलेगी है? मैक्सिमम वाले पॉइंट पे। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व। ये भी तो सवाल बन के आ सकता है कि इंटरफेरेंस में क्या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है या नहीं होता है। ठीक है, और भी कई सवाल आएंगे, YDSC हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ हम पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। भाई हो भी सकता है कल में ना पूरा हो, क्योंकि थोड़ा ढंग से पढ़ाना है। इंटरफेरेंस हो सकता है कि 2 दिन तक ये चले। आज कौन सा डे है? मंडे है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे। हो सकता है कि 2 दिन इंटरफेरेंस चले, थर्सडे को इसका टेस्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन में हम केवल 1 दिन देंगे, केवल 1 दिन पहले पढ़ाया था ना वो। तो उसके बाद जस्ट अगले दिन वेव ऑप्टिक्स का इसी तरह का। क्लियर है? तो थोड़ा पढ़ के आना और ये नंबर ठीक आने चाहिए अगली बार से। ठीक है भैया, आगे कल करते हैं।